वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। ये वीडियो है साइंस के लिए और इसमें 500 प्रश्न का संग्रह है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट उपलब्ध कराए हैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, या फिर यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन पे आप क्लिक करके वो पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो 500 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईबी हो, या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, या जितने भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में, या एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, उन सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कार्य का मात्रक जो है वो क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पर ल्यूमेन किसका मात्रक है? पहले ये फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिर बायोलॉजी। ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन, इस वीडियो में 500 प्रश्न है, आपको पता ही है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो इकाई है वो है क्यूरी। उसके बाद है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये है गति का, जो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन है, इसके अंतर्गत जो है जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये होती है संवेग संरक्षण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे, यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे, तो अश्वारोही जो घोड़ा पे सवार होता है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका जो है विश्राम जड़त्व। ठीक है, विश्राम जड़त्व की वजह से। ठीक इसी तरह से आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक चलती हुई बस जब चलना प्रारंभ करे तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर उनका जो है वो गिरने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, तो वो किस कारण से होता है? विश्राम जड़त्व। क्योंकि पहले जो है वो बंदा खड़ा होता है और अचानक से अगर गाड़ी चल पड़ती है तो उसके गिरने के चांस जो है वो विश्राम जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो वो होता है गति का पहला नियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? यानी जो बर्फ के टुकड़े हैं आइसबर्ग, उसको अगर समुद्र में तैरता हुआ अगर आप देखते हैं तो उसका जो सतह से ऊपर का हिस्सा है वो कितना भाग होता है? तो वो होता है 1/10। ठीक है, सिर्फ एक पहला भाग है, मतलब 1/10 भाग है जो ऊपर होता है, बाकी जो 9/10 भाग है वो नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने में किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल के नियम का। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? यानी अगर आपको इसको सीधे सवाल पूछा जाए कि दूध से क्रीम जो निकाली जाती है वो किस कारण से निकाली जाती है? अब केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर और उसी कारण से वो निकलती है क्रीम। उसके बाद है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो है 1/6 भाग।
उसके बाद है वर्षा की बूंदें जो है उनका आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है, सिंपल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो वर्षा के जल की बूंदें हैं वो उसका आकार किस तरह का होता है? तो वो आकार गोलाकार होता है। और किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं अगर आप उसको जल में डालेंगे तो उसकी सतह पर जो है वो नाचने लगते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्लेट में आप पानी रख दीजिए और उसमें कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए तो वो देखिएगा आप उसमें नाचने लगते हैं। ठीक है, इधर से उधर घूमने लगेंगे, सर्कल में ही ज़्यादातर, क्योंकि अगर प्लेट में रखेंगे तो वो सर्कल में ऐसे नाचते हैं। तो उसका कारण यही है जो है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज का नियम जो है वो किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। और प्लवन के नियम के सिद्धांत पर ही जो है ये पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज जो है वो तैरता रहता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था न्यूटन ने। और कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाबल के समान है? ठीक है, तो जो गुरुत्वाबल का जो सही मान है वो है 9.8 न्यूटन। और उसके बाद है 1 हॉर्स पावर जिसको एचपी कहते हैं, 1 एचपी जो है कितने वॉट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वॉट के बराबर, 746 वॉट के बराबर। अगला प्रश्न है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री। किसी गेंद को अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर अगर आप फेंकते हैं, ठीक है, जैसे ये इस तरह 90 डिग्री बनता है, अगर इसके 45 डिग्री के साथ आप किसी गेंद को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम जो है डिस्टेंस तय करेगा। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि वो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो वो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। देखिए, वीडियो में आपको अगर प्रश्न छोटे दिख रहे हैं फ़ॉन्ट तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो यहाँ पे आंसर्स नहीं दिख पाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मुझे, जब कंटेंट क्रिएट किया है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं हो पाया। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर देखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो ये डेवी। नेक्स्ट है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी जो है थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये है -40 डिग्री। आपसे सिंपल सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है? तो वो है -40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सी फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सी जो है वो डिग्री एफ में कितने के बराबर होता है? ठीक है, तो ये आपका जो है जो इसका सही जवाब हो वो होगा 32 डिग्री एफ के बराबर होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना है? तो ये है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? परमाणु घड़ियाँ का। नेक्स्ट है एक मनुष्य का तापक्रम जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो वो होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़्यादातर जो टेम्परेचर नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है थर्मोमीटर के अंदर, सेल्सियस में बहुत कम लोग मापते हैं और बहुत ही कम ऐसे थर्मोमीटर होंगे। अब आजकल डिजिटल आ चुका है थर्मोमीटर, तो उसमें दोनों ही टेम्परेचर मापने का जो है फैसिलिटी होती है। हालांकि सेल्सियस में भी पहले वाले थर्मोमीटर में भी है, लेकिन जब बताया जाता है कि बुखार कितना है, जैसे किसी को कहते हैं ना कि 99 है या 100 है, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं, तो ये क्यों फटते हैं? गर्मियों के टाइम पर जो है जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में सटे होते हैं। ठीक है, अब जब गर्मी का सीज़न होता है तो उस समय टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं एयर के ये काफ़ी हट जाते हैं आपस से, और जब हटते हैं तो एयर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एयर लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो फट जाएगा टायर।
तो इसीलिए अक्सर जो है गर्मी के टाइम में कहा जाता है कि आप कम हवा रखें, ताकि वो एयर मॉलिक्यूल टेम्परेचर के बाद, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर मॉलिक्यूल जो है वो आपस से सटे हुए नहीं होकर के हट जाते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो आपकी जगह बना लेते हैं, इसलिए कम हवा देने की सलाह की जाती है साइकिल के ट्यूब में गर्मियों के सीज़न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो ये चालन में। और द्रवों तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। और सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है वो किस प्रकार के माध्यम से आती है? तो ये आती है विकिरण से। ठीक है, संचार जो माध्यम है वो है विकिरण। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम जो है माध्यम आवश्यक नहीं है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यह विकिरण, और इसी माध्यम से जो है सूर्य प्रकाश हम तक, पृथ्वी तक पहुंच पाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी है? तो ये वही है, विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरण है, और इसी की वजह से जो है सोलर कुकर गर्म होता है और सोलर कुकर के थ्रू खाना पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते के रंग में संयोजन जो है वो कौन सा सबसे उचित है? तो ये ऊपर होता है काला। ठीक है, जैसे ये छाता है तो ऊपर जो है उसका जो काला रंग होता है, और जो अंदर की तरफ होता है वो होता है सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो यह विकिरण। और किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है जल। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। और चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो सबसे अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये मिलती है प्रथम नियम से। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। और किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापमान दोनों जो है तापक्रम का सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है फ़ारेनहाइट टेम्प? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है पिंड के द्रव्य पर। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है वो 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी जो है वो किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड होती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है? वाष्पीकरण क्रिया के कारण। और अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, प्रासव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। और ध्वनि का तात्व, जिसको पिच कहते हैं, तारत्व, वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रासव तरंगों का। और मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी मनुष्य जो सुनते हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। इससे ज़्यादा की जो हर्ट्ज होती है वो मनुष्य नहीं सुन पाते, और 20 हर्ट्ज से कम भी मनुष्य नहीं सुन पाते। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा जो होगा, लोहे में सर्वाधिक ध्वनि की गति रहती है। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि पतली या मोटी होती है? तो ये होती है तारत्व, जिसको पिच कहते हैं, उसी के कारण। और नेक्स्ट है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ये होती है ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान तक जो है कितने समय तक रहता है मानव के कान पर? तो 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ये परावर्तन के कारण। और एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर जो है वो खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट की दूरी पर अगर कोई खड़ा रहेगा तो वो अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुन सकता है। उसके बाद स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर। और पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। अगर कोई रेलगाड़ी आपके पास आती है तो सीटी की आवृत्ति और या तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। उसके बाद है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। नेक्स्ट है, एक जेट
वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक, इसका डबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे की। और एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो इसको सोनोग्राफी कहते हैं। कौन सी तरंगे जो हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ये है ध्वनि। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उसके बाद प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हाइगेंस के द्वारा। और नेक्स्ट है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? यह ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? और ये कहा था ग्रेमाल्डी ने। उसके बाद अगला सवाल है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? यह ध्रुवण है। और कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है? किरीट, जिसको कोरिना कहते हैं। और पानी से भरे किसी बर्तन का पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? जो बाल्टी किसी में, उसमें अगर आप किसी बर्तन में एक सिक्का रख देंगे वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पानी में डूबी हुई कोई छड़ जो है वो किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और किस कारण से आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिसको स्कैटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। और सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू जो है द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है समतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली साइड के ट्रैफिक को दिखाने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है उत्तल दर्पण का। यानी मोटर गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो किस लिए होते हैं? पीछे की दृश्य को देखने के लिए। और जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में जब दर्पण की बात की जाए तो वहाँ पर होता है परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का। और मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। और जब यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर हैं के कोण पर आनत हैं उनके बीच खड़ा हो तो उसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज है। उसके बाद डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता के मात्रक जो है वो डायोप्टर में बताई जाती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि वो श्वेत प्रकाश है और 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। और अंतरिक्ष से भी आसमान को जब देखा जाता है तो काला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग जो है आँख की रेटिना पर कार्य नहीं करता? तो यह है फिल्म। उसके बाद कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? वो आइरिस नियंत्रित करता है। नेत्रदान में जो है वो दांता का आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी मानव जो आंख है वो न्यूनतम कितनी दूरी को स्पष्ट देख सकता है? वो न्यूनतम जो दूरी होती है जो स्पष्ट देखने की वो होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा रोग है? तो वो है निकट दृष्टि। ठीक उल्टा होता है, जैसे दूर की
वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और अगर निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, चश्मा प्रयुक्त होने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो ये दूर दृष्टि दोष है, यानी वह निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अगला है घड़ी साज। घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। ठीक है, क्योंकि घड़ी में जो है वो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो उसको देखने के लिए उसे आवर्धक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। और अगला है तंतु प्रकाशिक कांच संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है, कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये होता है क्रूक्स कांच जो होता है कांच, वो परावैंगनी किरण को भी विच्छेद कर सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश के प्रकारों में किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये होता है नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परितर्त प्रभावित होते हैं? ये होते हैं केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर, जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके। अगला है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच में, और यानी कांच माध्यम में जो है वो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? ये होती है 21 जून। ठीक है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट पर मात्रा है? तो यह प्रकाश की। उसके बाद है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। नेक्स्ट है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंड्रिकल लेंस का। और नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये कहता है रेक्टिफायर के थ्रू। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? यानी एक जो ट्यूबलाइट जलती है तो उसमें जितनी ऊर्जा लगती है उसका 60 to 70% जो है वो प्रकाश में तब्दील होता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम, यदि मानव शरीर सूखा शरीर है तो। उसके बाद विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। और एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है वो किसकी बनी होती है? तो होती है सिलिकॉन की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्धचालक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ये वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा होती है मुक्त रूप से लटकी हुई जो चुंबकीय सुई होती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों में का उपयोग करके किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जनित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान संख्या होगा 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसको D2O कहते हैं उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग जो है वो उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरण उपयोग करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर। अगला सवाल है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसीलिए परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। उसके बाद है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल कहते हैं उसका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की शुरुआत की थी? डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। इसके बाद है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स में। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिक द्वारा उपकरण का उपयोग जो किया जाता है
वो किस चीज़ के किया जाता है, मेडिकल डॉक्टर्स या व्यावसायिकों द्वारा जो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार का। ठीक है, उसके बाद सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, एस्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, एस्ट्रोबोस्कोप से। और कौन सा उपकरण है जो चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, स्टेथोस्कोप। उसके बाद चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था, तो ये एस चंद्रशेखर के। और साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये परमाणु को। और पैरोमीटर किसके मापने के में प्रयोग लिया जाता है, उच्च तापमान में। कूलिज नलिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरण उपयोग करने के लिए। और अगला यहाँ पर जो सवाल है देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है, वो है H2O। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, कनाद ने। और परमाणु में कौन कौन से जो है मूल कण है समान संख्या में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है वो किसने किया था, मिलिकन ने। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, वे परमाणु ने, न्यूक्लियस को। देन है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की, डी ब्रोगली ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ये परमाणु। और किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, ये होता है न्यूट्रिनो। किस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो 4। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। उसके बाद है दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण। और कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो ये होंगे 6। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की। और 15वां यहाँ पर जो इसके में प्रश्न है वो है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसके वेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है, गामा किरण की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, यह सीसा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया, तो यह था पोलोनियम। और यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, ये होती है न्यूट्रॉन की। और किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ये होता है विखंडन अभिक्रिया से। किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन की। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम का किया जाता है। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो यह कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों के से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये क्या जाता है, अवकरण। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयोग किया जाता है, वो है सोडियम नाइट्रेट। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है, यह है F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह किया जाता है लिटमस पत्र का। और सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन कौन सी गैस निकालते हैं, ठीक, कौन सी गैस निकालते हैं, यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर जो है वो क्या होता है, 7.35 से लेकर 7.45, यह स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो ये कहा था डेवी। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, के रूप के जैसा व्यवहार करती है, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर जो है ये आदर्श गैस का व्यवहार करती है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, 2 गुना होता है। ताप एवं दाब की जो समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, अणु की। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहते हैं, उसके निर्माण में विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ जो है विष का कार्य करता है, ये करता है आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, तो यह है CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज एवं अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ठीक है, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ये करता है जाइमेस। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह है संस्पर्श प्रक्रम।
अगला है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है, तो वो है इथाइल मरकैप्टन। और अगला है एलपीजी गैस की जो मुख्य रूप से घटक है वो कौन सा है, तो ब्यूटेन। वाटर गैस जिसको जल गैस कहते हैं किन दो गैसों का मिश्रण होता है, CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होते हैं। उसके बाद है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कौन सा किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, एंथ्रासाइट। और अग्निशमन यंत्र में भरा हुआ जो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है वो किससे प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंधक अम्ल से। और सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है और उसकी वजह से CO2 गैस से आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का यूज किया जाता है, झाग वाला। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, मोसले ने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम बताना है, तो इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेस के साथ। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्नालाइट से। और एल्युमिनियम किसके घुल हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रायोलाइट के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जलने वाला धातु कौन सा है, तो वो है लौह। ठीक है। पाया जाने वाला धातु जो है वो लौह है। और लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो यह है निकेल। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है, तो यह क्रोमियम। और अयस्क को जंग लगने से बचने के लिए कौन सी प्रक्रिया का जो है वो लाभकारी होती है, अनिलन। नेक्स्ट है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का जो बहना है वो रुक जाता है, तो वह है फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, यह है फेरस सल्फेट। उसके बाद मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो ये बीमारी है विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। जस्ता जो धातु है उसका निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, जिंक ब्लेंड से। राजस्थान स्थित जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जस्ते के लिए। और कृतकनाशी जिसको रोटेंड नाशी कहते हैं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यह जिंक फॉस्फाइड। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यह किया जाता है अर्जेंटाइट से। अगला सवाल है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है, वो है चांदी का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। और 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, 75%। समान ट्यूबलाइट जिसको प्रतिदीप्ति बल्ब कहते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी भरी होती है। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, मरकरी जिसको पारा कहते हैं उसको रखा जाता है लोहे के पात्र में। सीसा जिसको लेड कहते हैं उसका निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो यह किया जाता है गैलेना से। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सीसा का। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसका आधा होता है, यह है टाइटेनियम। और कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में, तो आपको बता ही चुका हूँ, टंगस्टन। राजस्थान स्थित जो है डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह टंगस्टन के लिए। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है, यह है गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है, वह है जर्मेनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का या बोरोन का। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो यह है निकेल। और स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो यह मैग्नीज की। अगला सवाल है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है कोबाल्ट का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। अगला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी है यूरेनियम। अगला सवाल है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, ये किया गया था प्लूटोनियम का। आतिशबाजी यानी पटाखे जो होता है उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वो किसके कारण से होता है, बेरियम के कारण। और उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पोटेशियम।
प्याज लहसुन में गंध के जो कारण है वो कौन सा तत्व की उपस्थिति के कारण से होता है? तो ये सल्फर की वजह से होता है, ठीक है, सल्फर की वजह से होता है। नेक्स्ट है एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये है थोरियम। और किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट जो है वो अयस्क है? ये एल्युमिनियम। और फिटकरी जो है एलम जिसको कहते हैं, वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, साफ करती है? वो करती है स्कंदन के द्वारा। माणिक्य और नीलम जो रासायनिक रूप से हैं वो किस प्रकार से जाने जाते हैं? तो इनको कहा जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? वो है नाइक्रोम। और इसी नाइक्रोम का जो है यूज़ किया जाता है किसमें? विद्युत हीटर में, ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व जो है वो सम्मिलित हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का। किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें भी नाइक्रोम होता है। और किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में जो पुर्जे बनाए जाते हैं उसका काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का किया जाता है उपयोग, ठीक है। हवाई जहाज बनाने में जो मिश्र धातु यूज़ किया जाता है वो है एल्युमिनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ये था प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो ये बनता है सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। और मणिक का जो लाल रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? उसमें तो वो बोरेक्स है। और नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो काला रंग होता है, होने का गुणधर्म होता है? तो ये होता है रजत ब्रोमाइड, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो यह है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? यह है हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। वनस्पति की घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हाइड्रोजन। और खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक। और विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो यह 71% पर। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये किया जाता है आसवन के द्वारा। एक जो नाभिकीय रिएक्टर है, भारी जल का कार्य होता है तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किस तरह काम करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ जो है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ये कार्बन के द्वारा, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो है मंदक के रूप में कार्य करता है और वही मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। भारी मशीन में स्नेहक जिसको ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं उसके रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट का। उसके बाद यहाँ पर देखिए हीरे का जो जवाहरात के रूप में उपयोग होता है वो उसके किस गुणधर्म के कारण होता है? अपवर्तनांक के कारण। और वही अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश का, जिसकी वजह से हीरे में काफ़ी चमक होती है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है जवाहरात के रूप में ताकि ये चमकता रहे हमेशा। उसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2। और मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन गैस उपस्थित होती है? तो ये होती है CO2। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा जो है हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो यह सिलिका। और फ्लैश बल्बों में किसका वायुमंडल में फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन का। उसके बाद है बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। उसके बाद है प्रकाशित रासायनिक धूम कोहरे बनने में के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। और हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक यानी किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? लोहे का।
गोताखोर जब सांस लेते हैं उनके लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का सिलेंडर होता है उस गैस के मिश्रण का सिलेंडर, और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो ये जो पदार्थ है NOx, NOx का यहाँ पर मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तो हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और यही जो है विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी जो गैस है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ये ओजोन मंडल करती है, और ओजोन गैस भी कुछ हद तक कर लेती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो ये 8 परमाणु मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 की अधिक उपस्थिति अगर होगी तो पत्तियां जो है वो काली होकर गिर जाती हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो ये होता है कार्बन। नेक्स्ट है, कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो यह फ्लोरीन। और किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन का। वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाले किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी के? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़कर। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन गैस उसके अंदर भरी जाती है। उसके बाद है यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है? यह हुई है ग्रीक की। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लैग हेमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? तो यह है ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु जो है वो कौन सा है? एनाबीना। और जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु से होता है ये रोग। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये मिलता है यूक्लोरेला। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैक्रोमाइसेस का। और पेड़ों की छाल उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं लाइकेन उसको कहते हैं कार्टिकोल्स। और खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। उसके बाद जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पन। वनस्पति जगत में किसको जो है जलस्थरचर या उभयचर कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रायोफाइटा को। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म को। उसके बाद दमा एवं खांसी रोग में काम आने वाली औषधि जिसको एफिड्राइन कहते हैं वो किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। उसके बाद किस एक खेती पौधे को प्रतिरोपण करके की जाती है? यह है प्याज की खेती जो है वो प्रतिरोपण करके की जाती है। उसके बाद नाशपाती जिसको पीर कहते हैं उसका कौन सा भाग खाया जाता है? यह गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यह होता है साइकस। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? यह होती है प्रकाश। और विविपेरस जिसको सजीव प्रजक कहते हैं अंकुरन किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? यह वनस्पति उत्पाद से खाने से। उसके बाद है तैल बीज जिसको ऑयल सीड कहते हैं वाली फसल किससे संबंधित होती है? ये होती है क्रूसीफेरी से। और एट्रोपा बेलाडोना को किस भाग से बेलाडोना औषधि जो है प्राप्त की जाती है? ये की जाती है पत्तियों से। उसके बाद एफ्रेडा के पौधे से कौन सा भाग जो एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना। और पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, यह लौंग के लिए। नेक्स्ट है फूल गोभी जिसको कॉलीफ्लावर कहते हैं, इसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम। और नेक्स्ट जो है वो हल्दी जिसको टर्मेरिक कहते हैं चूर्ण इसका जब बनता है टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है शुष्क प्रकंदन से। नेक्स्ट सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। लौंग जो है उस पौधे की कली से प्राप्त होता है, फूलों की। और किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चावल में। उसके बाद चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ये होता है पाइन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो ये होते हैं 16। और धान का जो खैरा रोग होता है या लघुपत रोग ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। फूल गोभी का विटेल रोग जिसको विप टेल कहते हैं
ठीक है, ये किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है MO की कमी से। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। और प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के समय इस्तेमाल कौन सी गैस को किया जाता है? CO2 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? यह है ऑक्सीन। उसके बाद प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये क्या जाता है? ऑक्सीन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? यह है JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? ये होती है यूकलिप्टस को। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। यानी पौधों का जो रंग होता है वो हरा, वो किस कारण से होता है? ये भी ध्यान रखना है, पत्तियों जो क्लोरोफिल के कारण होता है। और उसके बाद पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी जो कारक है वो कौन सा है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? यह है बाजरा से। और टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है? यह है मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग है खैरा, जो कि होता है जस्ते की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है, ये किसके कारण से होता है? हरे शैवाल के कारण। रोग अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं, फसलों में जो रोग होते हैं। फसलों पर आक्रमण करने का कीट की प्राय जो है वो कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? ये होती है कैटरपिलर, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। उसके बाद कौन सा जीवित ऊतक जो है उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? ये करता है फ्लोएम। ठीक है, और जो पौधे में जल तथा खनिज लवण पहुंचाता है, ये कौन पहुंचाता है? जाइलम। यानी पौधे में जल पहुंचाता है जाइलम, और जो भोजन यानी फूड पहुंचाता है वो पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। ठीक है, ये दो चीज रखिएगा याद। एक वृक्ष की आयु का पता जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। ठीक है, जब पेड़ को काटा जाता है तो उस पर जो वार्षिक वलय होते हैं, इस तरह के वलय होते हैं छल्ले, उसको गिन करके उसकी जो है पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है। उसके बाद संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। बारमेरा मैकलिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? यह है मक्का। उसके बाद है सन 1959 में कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कार्नबर्ग को। और किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल, जिसको कोशिका कहते हैं, उसका नाम जीव वैज्ञानिक में सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो यह है सेंट्रियोल। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। उसके बाद यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की वजह से। और कोशिका को ऊर्जा गृह जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है एजिंग। और कौन सा अंगक जो है वो प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो यह है लवक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जीव द्रव, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था पुरकिंजे ने। और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह है हक्सले। नेक्स्ट है DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप का पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। और न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। उसके बाद कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। और पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है रीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में। और यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इसमें किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो यह एक जीव से दूसरे जीव के। और नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र में कितने अनुपात में होने चाहिए वन क्षेत्र? यह 33.3% के जो हिसाब से वन क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा कृषि कार्य जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि।
अगला है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो यह वनोन्मूलन, और वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? फाइकोसाइनिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जैव वोरा रासायनिक चक्र। और भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है? जल विद्युत। और धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है वह प्राकृतिक संसाधन। और एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। उसके बाद है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? वो है मिथाइल, वो है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, ये याद रखिएगा, 1984 में हुई थी, और इसमें जो एक गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? वो है सीसा। उसके बाद है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण नहीं होता है। और उसके बाद वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वो है अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? बहुलक अधिशोषण करके। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। और भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाला प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं निक्षालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये कहता है ऑस्टियोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का। और टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है किसके लिए उपयोगी होता है? अनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सीरोलॉजी। और पारिस्थितिक विज्ञान जिसको इकोलॉजी का पारिस्थितिक विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। और वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ये की थी हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और बर्नार्ड के द्वारा डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वो है डार्विन। और किसके द्वारा आनुवांशिक विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, यानी जेनेटिक्स कहा गया, और यह वाटसन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? यह है रोनाल्ड रॉस। और हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। और संवेदना के चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये होता है तंत्रिका ऊतक में। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यही वाटसन और क्रिक ने दिया। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? गुणसूत्रों के द्वारा। और आपको पता है कि मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत होते हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये पिता से। लिंग जो निर्धारण होता है, यानी कोई जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल, इसकी जो ये डिपेंड किस पर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या जो है वो कितनी होती है? यहाँ पर लिखा है इन्होंने 22 जोड़ी। ठीक है, ऑटोसोम की जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर 22 जोड़ी, और गुणसूत्रों की संख्या जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर है 23 जोड़ी, यानी 46। नेक्स्ट है, एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष से सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांत होंगे। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचानने के लिए किया जाता है? चोरों को पहचानने के लिए डीएनए उंगली छाप का यूज किया जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबोसिस के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा। और चिपके कृमि जिसको फ्लैट वर्म कहते हैं को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है प्लेटी हेल्मिंथीज के, ठीक है, हेल्मिंथीज। और फीता कृमि जिसको टैप वर्म कहते हैं
किस संघ के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राणी है ये है ये सेम है, वही है प्लेटी हेलमिंथीज। उसके बाद है गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो यह है निमेथेलमिंथीज। अगला सवाल है फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है केचुआ का। केचुआ के वैज्ञानिक नाम को कहते हैं फेरिटीमा पोस्थुमा। और किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, यह होता है डायटम। ठीक है। अगला है किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनो प्राप्त नर को मार देती है, तो यह है मकड़ी। और है तालाबों और कुओं में किसी एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, गैम्बूसिया। उसके बाद भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं वो क्या है, तो वह है चमगादड़। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है, ये होता है छोटी आंत में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है वो है यहाँ पर मुख के मंड जिसको मंड को स्टार्च कहते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, ये होता है टाइलिन के द्वारा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये किए जाते हैं छोटी आंत में। उसके बाद पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम जो है वो पाचन में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन को मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है वो चूषण करता है, वो करता है यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो ये 2 अरब बार धड़कता है। पूरे जीवन काल की बात की जा रही है यहाँ पर, और 1 मिनट में जो है वो 72 बार धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक जिसको ब्लड बैंक है उसका कार्य कौन करता है, तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन, तीनों नाम एक ही है। मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी भिन्नता होती है, 80 से 82%। और मानव शरीर में के भीतर जो है वो खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। उसके बाद रुधिर में प्लाज्मा के किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट। और लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहते हैं उसको किस नाम से भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। उसके बाद मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का, यानी आरबीसी 120 दिन तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर नाम जिसको WBC कहते हैं, इनकी कौन सी किस्म अधिक होती है, ये होती है न्यूट्रोफिल्स की। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, ये होती है मस्तिष्क कोशिका में। और गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, बीजांडसन। और गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से जो है वो दूध निकालने के लिए इस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH। ठीक है। इसीलिए अक्सर जो डॉक्टर हैं वो थायराइड की जांच जब करते हैं तो TSH की टेस्ट जरूर लिखते हैं कि आप थायराइड से ग्रसित हैं या नहीं। TSH, T3, T4 ये सारे टेस्ट जो है वो करते हैं। तो कई बार पूछा भी जा सकता है T3, T4, TSH जो है वो किससे संबंधित है, तो थायराइड से संबंधित है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, यह है अग्न्याशय। किस अम्ल के मांसपेशियां जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। उसके बाद है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ये होते हैं लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें जो है रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, परासरण के दौरान। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना की जा सकती है, तो कैमरा का जैसे फिल्म होता है वैसे आँख के रेटिना को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं उसमें थकान अनुभव होता है। उसका जो कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उस वजह से वो जो थकान भी महसूस होती है। और लैक्टिक अम्ल के कारण भी थकान मांसपेशियों में होती है।
उसके बाद मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के अगर नहीं होगा तो रक्त का थक्का जमने में जो है वो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, आसानी से दिक्कत होगी। उसके बाद हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है पोटाशियम। और उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण में, ठीक है, संपोषण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम बहुत जरूरी है हड्डी के निर्माण के लिए। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व जो है वो कितना प्रतिशत होता है? 50%। गुर्दा की जो पथरी है उसका पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दो चीज़ आप जान लिया, CT स्कैन का यूज़ किया ही जाता है, साथ में अल्ट्रासाउंड का भी यूज़ किया जाता है। तो जब यहाँ पर प्रतिबिंबीय यंत्र पूछा गया है तो कोई भी चीज़ें हो सकती है, जैसे CT स्कैन है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में तो डायरेक्ट डॉक्टर जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देते हैं कि कहाँ पर आपके गुर्दे में पथरी है या नहीं है। CT स्कैन से प्रतिबिंबीय यंत्र है जो जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि पथरी है या नहीं है। पथरी जो कि स्टोन, जिसको आप लोग कहते हैं किडनी स्टोन, वही है गुर्दे की पथरी। रक्त का थक्का बनाने में निम्न में से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के है। और गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होती है। और विटामिन ए का सबसे बेस्ट जो स्रोत है वो गाजर होता है, ये आपको याद रखना होगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी निकल जाता है? तो यह है विटामिन सी। इसलिए सलाह दी जाती है हमेशा कि पहले सब्जियों को जो है सो धो लीजिए, उसके बाद उसको छीलिए, ठीक है। तो कई अक्सर लोग जो काटने के बाद जो है लोग करते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? वो होता है यकृत। और परजीवी फसल जिसको ट्रांसजेनिक कॉर्प बोलते हैं, वो स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 160 नंबर, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण से तैयार की गई है? तो यह है विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो में किसी तरह की कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।